इसी तरह से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में। पुरुषोत्तम दास टंडन के कार्यों और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, बताइए। तो इनके बारे में हम समरी समझ लेते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें किताब में तो कुछ ज्यादा गोल मोल बातें कही गई हैं, लेकिन मैं जो इनसे कुछ पॉइंट निकाल पाया हूँ वो आपके सामने ला रहा हूँ, जो जिसको आप आसानी से याद करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम दास टंडन के कार्यों और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। क्या इनका कार्य था, क्या व्यक्तित्व था? तो चलिए देखते हैं। इनके पुरुषोत्तम दास टंडन जी के व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो थे ये सरल और नैतिक इन्होंने जीवन जिया, सरल और नैतिक जीवन जिया। बहुत ज्यादा विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीते थे, बहुत ज्यादा ईमानदारी और नैतिकता से जीवन जीते थे। सच्चे राष्ट्रवादी थे। इनका व्यक्तित्व अडिग थे और बहुत ही स्पष्टवादी थे। ये किसी के विचार, किसी के दबाव में ऐसे नहीं आ जाते थे आसानी से, किसी के दबाव में आ गए, किसी के दबाव नहीं आते थे। स्पष्टवादी थे, जो कहते थे वो करते थे। हिंदी के प्रति इनका विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था। ये इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हो गई। इसके साथ साथ अगर कार्य की बात करें तो इनके कार्यों में अगर बात करें तो कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे इनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए क्या योगदान था, ये देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान रहा। तो गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चलाए गए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये चाहते थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, क्योंकि ये मानते थे कि हिंदी ही वह भाषा है जो पूरे देश को एक कर सकती है। ऐसा है नहीं, लेकिन ये मानते थे ऐसा है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण की भाषा अलग होती हैं और कई अलग अलग हमारे देश में भाषा है, तो हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। मराठियों की अलग भाषा है, तो सब भाषा का ऐसा नहीं है, हिंदी के साथ साथ अन्य भाषा। लेकिन मतलब हम पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में पढ़ रहे थे कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। वो चाहते थे कि इसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। वो क्या किया कि ये हिंदी को ऐसा, वे संविधान सभा में हिंदी को चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए उन्होंने बड़े तर्क प्रस्तुत किए कि हिंदी को राजभाषा इसलिए बनाना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा संविधान सभा में भी तर्क दिए थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा, सॉरी राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा बना दिया जाए। एक तो राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वो संघर्ष करते रहे कि राष्ट्रभाषा बना दो। जब राष्ट्रभाषा नहीं बने तो कहे राज्य भाषा बना दो, कम से कम राज्यकाल की भाषा होगी, ठीक है। अब बोले यहाँ चाहे हम। और इन्होंने क्या किया, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था उसके भी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। तो यानी हिंदी के प्रति इनका विशिष्ट प्रेम था, हिंदी से लगाव था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए इन्होंने जोरदार तर्क प्रस्तुत किए। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था उसके अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। अगला जो पहला योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में, कई जो गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चले उनमें इन्होंने योगदान दिया, जेल भी गए। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में, राष्ट्रभाषा बनाने में, राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर कांग्रेस पार्टी के ये वरिष्ठ नेता भी थे एक तरफ। फिर उत्तर प्रदेश जो हमारी विधानसभा है उसके अध्यक्ष बने थे। 1950 में कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे। ये इनके मुख्य मुख्य पॉइंट है। इन्होंने छुआछूत, सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत, जातिवाद का विरोध किया। ग्रामीण विकास, शिक्षा का प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक जागरण में इनका विशेष योगदान रहा। यानी इनका अगर व्यक्तित्व के बारे में पढ़ें तो व्यक्तित्व कैसा था, सरल और नैतिक जीवन जीते थे, सच्चे राष्ट्रवादी थे, अडिग विश्वास, स्पष्टवादी, हिंदी साहित्य, हिंदी के प्रति प्रेम था। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत, उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कई बार जेल गए। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहते थे। राजभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में जोरदार तर्क इन्होंने प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष बने, ठीक है। ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। और यहाँ आगे दिया गया 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष भी बने। इन्होंने छुआछूत, सामाजिक क्षेत्र में छुआछूत, जातिवाद का विरोध किया। इन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। ये इलाहाबाद में जन्म हुआ था इनका। तो 1 अगस्त 1982 को इलाहाबाद में जन्मे। भारत रत्न, इनको भारत रत्न दिया गया था। राजर्षि भी इनकी एक उपाधि है। इलाहाबाद में जन्मे भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता और समर्पित राजनयिक, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक। ये तो लफाजी बातें हैं, इनको आप घुमा घुमा के ऐसे करके लिख सकते हैं जितना चाहेंगे। ये चीजें जो मुख्य पॉइंट है ये आने वाले।
पुरुषोत्तम दास टंडन का कार्य क्षेत्र अत्यंत ही विशाल था। उन्होंने राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक को गहराई से प्रभावित किया। हिंदी साहित्य का जो प्रथम अधिवेशन 10 अक्टूबर 1910 को मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित हुआ था, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी को मंत्री चुना गया था। यानी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जो इलाहाबाद में हिंदी साहित्य का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हिंदी साहित्य का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसमें ये मंत्री चुने गए थे। ठीक है, ये काम को पॉइंट है। 1910 में अगर बात करें, 1910 ईस्वी में प्रयागराज नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन चुने गए। असहयोग आंदोलन के दौरान इनको कारावास हुई थी। राष्ट्र सेवा के लिए वकालत छोड़ दी। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय बहुत सारे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अगर हम मिल करके अच्छी तरीके से मेहनत करें तो 1 वर्ष के भीतर हमको स्वराज मिल जाएगा। तो इसीलिए कई बड़े मतलब लोग थे, जो सुभाष चंद्र बोस थे उसने तो आईसीएस की वो नौकरी छोड़ दी थी। नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये सारे लोग अपनी अपनी चीजें छोड़ छोड़ के आ गए थे। वकालत कई लोगों ने छोड़ दिया था, चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए थे, लेकिन जब वापस ले लिए तो इनका मुंह भंग हो गया। यानी उसी समय पुरुषोत्तम दास टंडन भी कारावास में हुए, अपनी वकालत को छोड़ दिया। इन्होंने गोरखपुर में जो कांग्रेस का 18वां प्रांतीय अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे। गांव गांव इन्होंने किसान सभाएं करते थे। ये किसान जागरण आंदोलन भी अग्रदूत रहे। 30-32 में लगान बंदी कार्यक्रमों का इन्होंने नेतृत्व किया। पुरुषोत्तम दास टंडन सन 1934 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष रहे। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल के भी अध्यक्ष रहे। यानी इतनी इतनी जगह के अध्यक्ष रहे। 1950 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उत्तर प्रदेश किसान सभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, देखो उत्तर प्रदेश विधानसभा हमने पहले देख चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष चुने गए वो लोकसभा राज्यसभा के लिए भी चुने गए, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष चुने गए, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी चुने गए। खराब स्वास्थ्य होने के कारण सक्रिय राजनीति से, सक्रिय जीवन से संन्यास ले लिया। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हिंदी के परम प्रेमी पुरुषोत्तम दास जी का निधन 62 में हो गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन अनन्य देशभक्त, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जो कार्य किया वे चिर स्मरणीय रहेंगे। वे ऐसे राजनेता थे जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार, सच्चाई के लिए प्रख्यात थे। वे वास्तव में राजनीति में सर्वोच्च पदों पर रहते हुए ऋषि बने रहे। जो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, वो है 17 नंबर, युवा क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी के भारत की स्वतंत्रता में योगदान का वर्णन कीजिए। तो इनकी कहानी सुन लेते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं समरी। जो राजेंद्र लाहिड़ी थी, जब काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी जिसमें सरकारी खजाने को लूट लिया गया था, लखनऊ के पास में सहारनपुर और इसके बीच में चल रही थी काकोरी स्थान पर इसको लूट लिया गया ट्रेन। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो क्रांतिकारी थे उनको धन की आवश्यकता थी, तो उन्होंने जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया और उसके बीच में उनको चुनौती प्रस्तुत किया। ये क्या कहते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है इनका, पहली बात तो ट्रेन डकैती, और दूसरी किसके साथ मिलकर किया था। जो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो क्रांतिकारियों का एक संगठन था, गुप्त संगठन, इसकी गुप्त बैठकें होती थी। चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, ये बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, जो अंग्रेजों को लड़ करके यहाँ से मार करके भगाने के पक्ष में थे, इस विचारधारा का समर्थन करते थे। तो इन्होंने वहां पे किया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म तो वर्तमान के बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, लेकिन बनारस में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, यहीं पे पढ़े थे और यहीं पे सचिन नाथ सान्याल मिले थे। सचिन नाथ सान्याल वो थे जिन्होंने एक गुप्त एक अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारी संगठन था उसमें मतलब कि उसका गठन किया था। तो अनुशीलन समिति के इनको अध्यक्ष बना दिया था। कोई शस्त्रागार था उसका अध्यक्ष बना दिया था, ठीक है। तो ये चीजें हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजेंद्र लाहिड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है काकोरी ट्रेन डकैती में। और इनकी जेल के भीतर भी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, क्योंकि वहां भी वो लोगों को जो सैनिक उनको मोटिवेट करते रहते थे। तो इसीलिए इनको 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, ताकि अगर क्या कहते हैं गोंडा जिले में दी गई थी। और अन्य क्रांतिकारी जो पकड़े गए थे काकोरी ट्रेन एक्शन में, उनको क्या कहते हैं अन्य जगह में दी गई। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए बहुत सारे वकील जो थे, राष्ट्रवादी वकील थे, वो लड़े थे, लेकिन नहीं ये छुड़ा पाए थे, गलत चीजें थे, लेकिन लड़े थे। तो राजेंद्र लाहिड़ी के बारे में चलिए प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है उत्तर में। युवा क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म 29 जून 1901 को बंगाल प्रेसिडेंसी, वर्तमान बांग्लादेश के पबना जिले में हुआ था। पबना जिले में, यानी बांग्लादेश के पबना जिले में, मोहनपुर यानी पबना जिले में हुए थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वाराणसी में अपने मामा के यहाँ पे हुई थी। इनके मामा रहते थे वाराणसी में, ये स्वयं रहते थे बंगाल प्रेसिडेंसी में। वर्तमान का जो पबना जिला बांग्लादेश में पड़ता है। वाराणसी में ही इस क्रांतिकारी का परिचय, खुद क्रांतिकारी थे, उनका परिचय सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ था। अब
जिन्होंने बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंगवाणी का संपादक बना दिया। तो ये जो राजेंद्र लाहिड़ी को सचिन नाथ सान्याल ने इनके योग्यता प्रतिभा को देखते हुए जो बनारस से एक पत्रिका निकलती थी बंगवाड़ी, इसका इन्होंने संपादक बना दिया। और अनुशीलन दल, जो अनुशीलन समिति जो सचिन नाथ सान्याल बनाए थे, कई लोग मिलकर ये क्रांतिकारी संगठन था, तो उसके जो वाराणसी की शाखा है शस्त्र विभाग का भार भी सौंप दिया राजेंद्र लाहिड़ी को। अब इनके बारे में बहुत सारे लोग समझ गए थे कि ये किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो इनको क्या किया, जो क्रांतिकारी लोग थे अपनी बैठकों में बुलाने लगे, अपनी चर्चाओं में इनको भाग लेने के लिए बुलाने लगे। राजेंद्र लाहिड़ी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गुप्त बैठकों में इसीलिए बुलाया जाने लगा क्योंकि उनकी कार्यशैली को सारे क्रांतिकारियों ने भाप लिया था कि ये आदमी कुछ कर सकता है, भाई है इसके अंदर दम। वे समझ गए थे कि युवा लाहिड़ी के भीतर देश सेवा का बहुत जज्बा है। क्रांतिकारी कार्यों को गति देने के लिए सारे क्रांतिकारी धन की व्यवस्था को लेकर चिंतित थे। अब यहाँ पे धन की कमी आ गई, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही, कोई भी गतिविधि हो उसको चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो धार्मिक हो, कोई धर्म को बढ़ाने के लिए भी, धार्मिक कार्यों करने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता होगी, चाहे सामाजिक कार्य करने के लिए हो आपको धन की आवश्यकता होगी, चाहे आर्थिक कोई भी काम करोगे धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। उसी तरह क्रांतिकारी कार्यों को गति देने के लिए सारे क्रांतिकारी धन की व्यवस्था को लेकर चिंतित थे। और शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का घर था, उन्हीं के घर में यही धन वाली समस्या को सुलझाने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के घर में, जो शाहजहांपुर में पड़ता है, वहां पे एक बैठक बुलाई गई और काकोरी ट्रेन यानी ट्रेन लूटने की योजना बनाई गई। अंततः जब योजना बन गई तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर, जो लखनऊ से सहारनपुर के बीच में ट्रेन चलती थी, तो काकोरी बीच में स्टेशन पड़ता था, उसमें उसको सरकारी खजाने को लूट लिया गया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों का नाम शामिल हुआ। काकोरी कांड में पकड़े जाने के बाद इन पर मुकदमा चलाया गया। इसके साथ ही राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया गया। इनके खिलाफ जब सरकार को ये देखो ये तो पता था कि इन्होंने किया, लेकिन उनके पास सबूत नहीं थे, तो उन्होंने झूठी गवाही, झूठे तथ्य और प्रमाण आदि एकत्र करके 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। तो इनको 2 दिन पहले फांसी दी गई थी गोंडा जिले में। अन्य क्रांतिकारी वीरों को भी अन्य जेलों में इसी तरह से फांसी दे दी गई। लाहिड़ी ने फांसी से पहले कहा था, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म ले रहा हूं। राष्ट्र हित में उत्सर्ग की भावना, राष्ट्र में प्राण उत्सर्ग की भावना की यह पराकाष्ठा है। भारत माता ऐसे ही क्रांति नायकों के कारण वीर सुता कहलाती है। राजेंद्र लाहिड़ी का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित, ये तो लफाजी है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, आप इस तरह लिखेंगे तो लिखते रहेंगे, हम ज्यादा समय नहीं होता, मुख्य मुख्य बातें लिखनी होती है। और जब कुछ ना आए तो इस तरह की लफाजी लिखी जाती है कि वो बहुत वीर थे, बहुत साहसी थे, वो अच्छे थे, निडर थे, दृढ़ प्रतिज्ञ, ये सब लिख सकते हो आप जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनके योगदान की चर्चा करें कि स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के योगदान की चर्चा कीजिए। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे जो राजा लगा हुआ है वो वास्तव में राजा थे। ये जो हमारा वर्तमान का हाथ रस है ना, यहाँ पे जो आजादी अंग्रेजों के समय एक यहाँ पे रियासत होती थी, इसका नाम था मुरसान रियासत। मुरसान रियासत के राजा थे, इनके पापा का नाम था घनश्याम, और ये जाट परिवार से आते थे, ये जाट समाज से, जाट जात से आते थे, और इनके पिता मुरसान रियासत के राजा थे, इसीलिए इनके नाम के आगे राजा रखता है। और इनकी महानता ये है कि इन्होंने राजपट, इनके बड़े साधारण जीवन शैली अपनाई, ये नहीं कि बड़ा विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। कई लोगों के पास तो कुछ रियासत नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ा विलासी जीवन जीते थे, ठीक है, लेकिन ये जो थे बहुत ही सामान्य जिंदगी जीते थे, और इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। ये सबसे पहले क्या हुआ कि जिस समय ये आजादी की लड़ाई के लड़ने के लिए इतना सारा काम किया, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे, देश से बाहर काम कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझते थे। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का, अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रिटेन के दुश्मन थे उनका साथ लेकर के भारत की आजादी कराना चाहते थे, तो उसी प्रकार से ये भी विचारधारा के व्यक्ति थे। भारत का प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये चले गए बाहर, अफगानिस्तान के काबुल में इन्होंने भारत की पहली अस्थायी निर्वासित सरकार की स्थापना की। निर्वासित सरकार यानी उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर दी, चुनौती उसको दे दी, और इन्होंने एक निर्वासित सरकार की स्थापना की जो भारत से बाहर थी,
ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ पे तिब्बत से धर्मगुरु हमारे धर्मशाला में रहते हैं या हिमाचल प्रदेश में, तो उनकी निर्वासित सरकार भारत से चलते हैं तिब्बत में। तो उसी प्रकार से हमारे उन्होंने स्थापित कर दिया, और इस सरकार में प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला को बना दिया और राष्ट्रपति स्वयं बने थे। अब इस सरकार ये सरकार से सहायता मांगी। अब ये देश देश जा रहे थे, जितने भी ब्रिटेन के दुश्मन देश थे, जैसे तुर्की हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इन सारे देशों में जा रहे थे और समर्थन मांग रहे थे कि ब्रिटेन से आजाद कराने में हमारी साथ दो। तो इतनी इनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, तो इनकी बात नहीं सुनी गई। ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, उस अधिवेशन में भी ये शामिल हुए थे। ठीक है, ये इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो यही इनकी मुख्य मुख्य बात रही थी। चलिए हम उत्तर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये पत्रकार, हाँ पॉइंट और देख लीजिए, ये पत्रकार भी थे। पत्रकार क्या थे, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, प्रेम, यानी पहला क्या था, पहली निर्वासित सरकार की स्थापना की थी काबुल में, जिसके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को बनाया था और राष्ट्रपति स्वयं राजा महेंद्र प्रताप सिंह भी बने थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मांगा था। ब्रिटेन के जो दुश्मन देश थे उनको मिलाकर भारत को आजाद कराना चाहते हो। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेम नामक पत्रिका का संपादन किया था, जिसमें ब्रिटिश नीतियों का खुलकर विरोध करते थे। उसके साथ साथ उन्होंने प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी मथुरा के वृंदावन में, ताकि ये भारतीय संस्कृति और विरासत को क्या कहते हैं जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। उसी तरह की विचारधारा के बच्चे तैयार करना चाहते थे। आज देखो हमारा जो आरएसएस है, आरएसएस ही तो है। बीजेपी जब नहीं थी तो उससे पहले आरएसएस था, उसने हर जगह विद्यालय स्थापित करके रखे। अब इन विद्यालयों के जरिए वो अपने विचारधारा के शिक्षकों को वहां पर रखते हैं और अपनी विचारधारा को वहां पर फैलाते हैं, और इसी के दम पे बीजेपी सत्ता में। तो उन्होंने भी यही विद्यालय खोले थे, यानी विद्यालय खोलना बहुत बड़ा कदम होता है। तो चलिए प्रश्न में देखते हैं उत्तर में क्या लिखा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1886 में इनका जन्म हुआ था। एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता मुरसान रियासत के राजा थे, शासक थे, जो वर्तमान में हाथरस जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। इनके पिता जब घनश्याम थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो घनश्याम जब पिता थे, पिता की मृत्यु हुई तो रियासत स्वयं संभाली। उन्होंने आजादी में भी योगदान देना प्रारंभ कर दिया। भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये विदेश गए। दिसंबर 1915 में काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत के लिए अस्थायी सरकार यानी भारत की पहली निर्वासित अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रपति स्वयं महेंद्र प्रताप बने और प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्ला खान बने। अस्थायी सरकार की घोषणा के पश्चात उन्होंने भारत की आजादी के लिए रूस, जर्मनी जैसे यानी ब्रिटेन के विरोधी देशों से सहायता मांगी, किंतु ये सहायता परिस्थितिवश नहीं मिल सकी। 1906 में राजा महेंद्र प्रताप ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। 1909 में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। प्रेम पत्रिका के भी संपादन करते थे। उनका देहांत हो गया बाद में। कब हुआ? 1979 में। भारत सरकार ने 1921 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है, जो सरकार द्वारा उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाता है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में है कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। यानी प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कि स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद इनका क्या योगदान रहा। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में एक तो प्रधानमंत्री बन गए, और तो इतिहास इन्होंने लिखा, और भी चीज रही। प्रधानमंत्री बनने के बाद में बहुत सारे काम इन्होंने किया, क्योंकि हाथ देश का शासन इन्हीं के हाथ आया था। यानी इन्होंने आधुनिक भारत के इनको निर्माता शिल्पकार भी कह सकते हैं, क्योंकि आज जो IIT, एम्स देख रहे हो, इसरो देख रहे हो आप, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हो गई जो देख रहे हो, जो आप योजना आयोग के रूप में आप नीति आयोग देख रहे हो, तो पहले योजना आयोग था, जो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, जो भारी उद्योगों का विकास हुआ, जो उस समय देश में आधारभूत ढांचे का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे हो तो इन्होंने ही चालू किया था। एक गुट निरपेक्ष आंदोलन भी यही लेकर आए थे कि हमको किसी देश के साथ नहीं जाना है, ना हमको मित्र राष्ट्रों के साथ जाना है, ना दूरी राष्ट्रों के साथ जाना है, ना अमेरिका के नेतृत्व में जाना है, ना रूस के नेतृत्व में जाना है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी यही लेकर आए थे। और आजादी से पहले भी अगर योगदान को देखें तो आजादी ये 15 साल के मात्र थे, इनके पापा ने इनको भेज दिया था विदेश की, जाओ वहीं पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यहाँ बर्बाद हो जाओगे तुम, तो वही भेजा विदेश में। अब ये विदेश में गए, वहां से पढ़ के आए, तो ये बढ़िया रॉयल जिंदगी जीते थे अच्छी खासी। लेकिन हाँ, बात ये है कि इन्होंने देश के लिए किया, ये रॉयल जिंदगी में ही अपने जो जो विलासतापूर्ण जीवन था उसी में खो नहीं गए, बल्कि देश के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया।
ये गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चले हैं, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, योगदान दिया, जेल गए, कई बार जेल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया, एक साथ नहीं रखा गया ताकि अलग अलग करेंगे ताकि संगठन न बना सके आपस में बात। तो इनको कहाँ रखा गया था, ऑपरेशन आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जब जेल में बंद किया गया तो इनको अहमदनगर जेल में बंद कर दिया गया था, जेल में गए थे। तो ये सारी चीजें इनकी है कि उस समय इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो जो कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है जो महत्वपूर्ण माने जाते थे, जैसे जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल गरम दल का, 1907 का सूरत अधिवेशन, फिर जब एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन 1916, फिर इसी तरह से 1929 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था और वो भाषण बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इन्होंने रावी नदी के साथ, कोई नदी थी उसके नदी के किनारे किया और भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस उस दिन मनाया गया था, ठीक है। तो इसलिए पूर्ण स्वराज की उसी दिन घोषणा की गई थी, तो इसीलिए वो अधिवेशन महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहले जो हमने मतलब पॉइंट बटोरे हैं इधर उधर से इकट्ठे किए उनके बारे में देख लेते हैं, फिर प्रश्न के बारे में देख लेंगे, क्योंकि प्रश्न में ज्यादा कुछ व्यवस्थित नहीं है, सब इधर उधर है, तो पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं, आजादी से पूर्व इनका क्या योगदान रहा। तो गा, आजादी से पूर्व जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान रहा। गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चलाए गए, चाहे असहयोग आंदोलन हो, यानी आप आसानी से लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा पता रहेगा तो मेंस में आसानी से लिखना रहेगा, इसमें उत्तर तो ज्यादा है नहीं तो वही लिखे। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, भाग लिया और जेल भी गई कई कई बार। इन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, ये युवाओं को प्रेरित करते थे, राष्ट्रवादी विचारधारा से उनको जोड़ा, समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो भी समाजवादी थे, तो इनकी दोनों की विचारधारा मिलती थी, लेकिन इनको चाहिए था, मतलब कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ज्यादा इच्छुक थे, इसलिए वो अलग नहीं जा पाए, कि उनका रास्ता अलग था सुभाष चंद्र बोस का, इनका अलग थे। यानी पहला पॉइंट, गांधी जी के नेतृत्व में जितने भी आंदोलन चले उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जेल गए, युवाओं को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, उन्हें संचार किया, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, समाजवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया, कई जगह में कांग्रेस का नेतृत्व किया और उसमें सबसे कई कांग्रेस के कई अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने। और उसके साथ साथ 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। इसके साथ साथ हम देखते हैं आजादी के बाद इनका क्या योगदान रहा। आजादी के पश्चात इनके अगर योगदान की बात करें तो आजादी के पश्चात जो इनका योगदान रहा, तो कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार इनको कह सकते हैं। इन्होंने योजना आयोग की स्थापना करी थी, जो आज नीति आयोग के रूप में स्थापित है, जो देश के लिए योजना बनाता है। आज जो पंचवर्षीय योजना है अभी तो बंद हो गई है, पहले पंचवर्षीय रूस से लेकर आए थे, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं से देश का आर्थिक विकास कैसे करना है, इसका रोड मैप भी नेहरू जी ने ही तैयार किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक भी यही कहे जा सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं के समय में, इन्हीं की देन थे कि जो आज हम IIT देश के अंतर्गत देख रहे हैं, एम्स देख रहे हैं, आज हम JNU देख रहे हैं, इसरो देख रहे हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग देख रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की देन है। अब आज इतनी बुरी बात है कि इनकी रैंकिंग गिरती चली जा रही है, हम पूरी दुनिया में 500 रैंकिंग में भी नहीं आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, 2-3 यूनिवर्सिटी आ रही है, चाइना भी कम से कम 100 आ रही है यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इनमें सुधार नहीं किया जा रहा। आज हम खाली उन्हीं को कोस रहे हैं कि उन्होंने ये किया था, वो किया था, ये खराबी की थी, यार तुम भी तो करो। उन्होंने इतनी चीज बनाई थी तो आप भी तो सुधार करिए, इनमें एम्स है उनमें सुधार करिए, बड़े लेवल पे आज ज्यादा एम्स स्थापित किए, उन्होंने इतने एम्स स्थापित किए थे, आपने कितने एम्स स्थापित किए। तो ये चीज है कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के प्रवर्तक थे। इन्होंने भारी, कुछ था ही नहीं उस समय, तो भारी उद्योग कैसे लगाए, सिंचाई परियोजनाओं का विकास किया, जो आज हीराकुंड महानदी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देख रहे थे वो बनाए, बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास किया। तो ये हम पॉइंट दे सकते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता कैसे कह सकते हैं, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा और योजना आयोग, ये सब योजनाबद्ध विकास का किया था। अब उत्तर में देख लेते हैं कि हमारे उत्तर में क्या किया। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही ये जन्मे थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष की आयु में ही इंग्लैंड भेज दिया गया था। इनके पापा ने 15 साल की उम्र में ही इनको इंग्लैंड भेज दिया था। 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, यानी 15 वर्ष की आयु में वो भेज दिया। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया। आयरलैंड में हुए सिनफिन आंदोलन से काफी प्रभावित थे, यानी आयरलैंड में कोई ये रहे होंगे या आसपास रहे होंगे, तो वहां पे सिनफिन आंदोलन हुआ तो उससे प्रभावित थे।
1919 में इलाहाबाद प्रयागराज में होम रूल लीग के भी सचिव बने। 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार इनकी मुलाकात 1916 में हुई। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जो किसान मार्च का आयोजन किया था, यानी उत्तर प्रतापगढ़ जिले में जो किसान मार्च का आयोजन किया था यही शामिल थे। 1920 में जवाहर जो असहयोग आंदोलन चला था उसमें भी 2 बार जेल गए थे। नेहरू जी सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने, यानी महासचिव भी बने। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर, ये महत्वपूर्ण अधिवेशन है, भारत 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की और इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 30-35 के दौरान नमक सत्याग्रह जो समन्वय आंदोलन हुआ था एवं कांग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण भाग लेने के कारण कई बार जेल भी इनको जाना पड़ा। नेहरू जी ने भारत के को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर करने का विरोध किया, यानी जो ब्रिटेन था वो जबरदस्ती शामिल कर लेता था, हमारा मन नहीं युद्ध करने का फिर भी हमको लड़वा देता था, इसलिए इसका विरोध किया था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक संकल्प भारत छोड़ो को कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब पारित हो रहा था तो उसको कार्यान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया, कैसे कैसे इसको कार्यान्वित करना है। 8 अगस्त 1942 को उन्हें अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार करके ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, अहमदनगर किले में ले जाया गया। 6 जुलाई 1946 को चौथी बार कांग्रेस के यानी कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष बने। सन 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। उनकी नीतियों के कारण ही देश में कृषि उद्योग का नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति के में प्रमुख भूमिका निभाई। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जो पंचशील सिद्धांत थे, इन्हीं के देन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में, यानी नेहरू जी ने अपने प्रथम कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान किया। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। जो अगला हमारा जो 20वां सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, बाकी हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। आज हम जानेंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक थे, स्पष्ट कीजिए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को पढ़ने से पहले सबसे पहले इनके बारे में छोटी सी कहानी जान लेते हैं, और उसके पहले हमें ये पॉइंट पढ़ने से पहले जो किताब में देखिए हमने कुछ पॉइंट सजोए हैं जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, वो देखेंगे। देखो किसानों के ये स्वामी सहजानंद सरस्वती वो व्यक्ति थे जो बिहार में पहली बार किसानों को संगठन बनाया था, और बिहार में किसानों का संगठन बनाया था, उसका नाम रखा था बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा रखा था। फिर इन्होंने क्या किया, 1929 में इसकी स्थापना की। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की 1936 में, और किसानों की समस्याओं को उठाया। ये जितने अंग्रेज के विरोधी थे उतने ही ज्यादा सामंतवाद के विरोधी थे। सामंतवाद का मतलब होता है जो जो देखो आज बड़ी बड़ी जमीनें हैं लोगों के पास में, ये कमाए नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके, आप यूपी बिहार में आप देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी लोगों के पास जमीनें, तो ये कमा के नहीं लाए, ये अंग्रेजों द्वारा जो जमींदारी प्रथा चालू की गई थी उसके द्वारा इनको मिला हुआ है। किसानों के अधिकार छीन लिए गए थे उस समय में, किसान जहाँ पे खेती कर रहे थे उनको छीन लिया गया था और उनपे जमींदारों को अधिकार दे दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत सारे राज्यों में सफल नहीं हुआ है, ये सफल हुआ है केरल जैसे राज्य में। आज केरल देखो हर एक पैमाने पर आगे, बुराई चाहे जितना कोई भी कर ले, लेकिन केरल की अगर बात करें, केरल को देखो तो हर एक पैमाने, चाहे महिला सुरक्षा के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में, हर एक क्षेत्र में, सामाजिक शिक्षा के मामले में, सब क्षेत्र में आगे जा रहा है। तो वही थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, उन्होंने उस नस को पकड़ा था। और ये किसान, जब किसान उस समय क्या थे, केवल वोट बैंक समझे जाते थे, जैसे आज कई लोग वोट बैंक समझे जाते थे, उस समय किसानों को केवल वोट बैंक के लिए यूज होता था, कोई उनकी संगठन नहीं था, कोई उनकी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इनकी वास्तविक मांगों को उठाया था, उनकी समस्याओं को समझा था और उनको संगठन बना के एक मजबूत आंदोलन के रूप में उन्होंने खड़ा किया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की 1929 में, फिर लखनऊ में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन किया था। इसके माध्यम से किसानों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने क्या किया था, किसानों के लिए बहुत ज्यादा काम किया। जैसे इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किसान क्या चाहते हैं, उसमें किसानों की मांगों के बारे में बताया, किसान की समस्याओं के बारे में बताया,
किसान क्या चाहते हैं ये उनकी पुस्तक थी, उसमें लिखा। इन्होंने किसानों के लिए भूमि सुधार करने की मांग की कि भूमि सुधार होना चाहिए, किसानों को भूमि का वितरण किया जाना चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार, मतलब ये नहीं कि किसी के पास ज्यादा हो किसी के पास कम, ये विषमता होगी तो शोषण होए। कर्ज माफी की बात कही थी, कम लगान होना चाहिए, इतना लगान नहीं होना चाहिए था कि दे ना पाए। आप देखते हैं कि कई सारे आंदोलन इसीलिए हो रहे थे। फिर अगर बात करें तो इन्होंने एक नारा दिया था, नारा क्या था, जमींदारी उखाड़ फेंको। जमींदारी प्रथा और सामंतवाद दोनों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने किसानों की, यानी क्या किया, बिहार, अगर इनके योगदान की बात करें तो किसान आंदोलन के प्रथम संस्थापक कहे जाते हैं, संगठक कहे जाते हैं। इन्होंने पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, फिर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जमींदारी उन्मूलन का भी नेतृत्व किया, जमींदारी उखाड़ फेंको ये नारा भी दिया, किसानों के अधिकारों की आवाज उठाई कि भूमि सुधार करो, एक पुस्तक भी लिखी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योग दिया, असहयोग आंदोलन हो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे जात प्रथा हो चाहे छुआछूत हो, चाहे किसानों को सम्मान दिलाने की बात कही, सब में बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया था। तो इस हिसाब से इनके बारे में योगदान को समझते हैं। किताब में देखते, किताब में क्या दिया हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। भारतीय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में समाज के सभी वर्गों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने एवं बौद्धिक प्रेरणा देने में भारतीय मनीषियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे ही मनीषियों के रूप में, यानी ऋषियों के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को देखा जा सकता है। इनका जन्म गाजीपुर जिले में, वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। देखिए, गांधी जी भी लड़ रहे थे लेकिन किसानों का संगठन नहीं बनाया था, किसी विशेष क्षेत्र में आंदोलन कर रहे किसानों का ही आंदोलन में शामिल होकर उनको उस टैक्स से छुड़ाया, लेकिन इनको संगठन अखिल भारतीय स्तर पर किया, एक संगठन बनाया, उनको एक शक्ति के रूप में खड़ा किया। तो भारत में संगठित किसान आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही जाता है। ये सन्यासी, स्वामी सहजानंद सरस्वती सन्यासी थे, लेकिन फिर भी एक सेकंड देख लेते हैं, लेकिन फिर भी सन्यासी थे, यानी मोह माया छोड़ देते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोटी को भगवान और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। यानी सोचिए किसानों को कितना ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने किसान के पक्ष में एक नारा भी दिया था, क्या, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है अब शासन वही चलाएगा। यानी किसानों को ये कह रहे हैं। उन्होंने किसानों के हालात को सुधारने के लिए किसान आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 1928 को पश्चिमी पटना में सबसे पहले किसान सभा की स्थापना करी। फिर 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, यानी पहले किसान सभा फिर प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इस किसान सभा से उन्होंने किसानों की कारुणिक स्थिति, यानी जो दयनीय स्थिति थी, जिस पर आप किसी को भी दया आ जाए, उस स्थिति को उठाया, जागरूक किया। जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने, जमीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने, यानी वही भूमि सुधार करने के लिए भी मुहिम शुरू की। किसानों के हित में सैकड़ों रैलियां और सभाएं भी आयोजित की। अप्रैल 1936 में अगर बात करें, कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी और स्वामी सहजानंद को उसका पहला अध्यक्ष भी चुन लिया गया। यानी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी तो इसीलिए उनको अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। 1936 में ही किसान सभा ने किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी प्रथा के समग्र उन्मूलन और किसानों को सभी तरह की कर्ज माफी की मांग उठाई गई। यानी सोचिए, इतना प्रबल था कि कोई नहीं उठा रहा था, क्योंकि सारे तो जमीन कांग्रेस में जितने शामिल थे ज्यादातर जमींदार थे, पैसे वाले लोग, तो ये क्यों चाहेंगे। लेकिन जब अखिल बार स्वामी सहजानंद सरस्वती आ रहे थे तो इन्होंने कहा जमींदारी प्रथा पूरी तरह से उन्मूलन होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाई, वो अलग चीज है। और किसानों को सभी तरह के कर्ज से माफी करना, शोषण से मुक्ति दिलाने की बात कही। 1937-38 में बिहार में बकास्त आंदोलन का भी आयोजन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई तो सुभाष चंद्र बोस आहत हुए। सुभाष चंद्र बोस ने 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद सरस्वती दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। किसानों को शोषण से मुक्त कराने, जमींदारी प्रथा जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए किसानों को शोषण से मुक्त कराने के लिए 1950 को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित कराया, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती को सच्ची संतान दी। हालांकि ये बात है कि अधिनियम तो पारित हो गया, लेकिन भूमि सुधार उत्तर प्रदेश में कभी सफल हो ही नहीं पाया। ठीक है।
तो हम कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट देख लेते हैं कि पहले किसान सभा के प्रथम संगठक माने जाते हैं। इन्होंने पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, ठीक है। फिर उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया, किसानों के अधिकारों की मांग उठाई, नारे दिए, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया, सामाजिक सुधार में योगदान दिया। इससे आप उत्तर लिख सकते हैं आसानी से। चलिए दोस्तों, तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर का है 21 नंबर, जो है मौलाना शौकत अली के बारे में। उनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले समरी जान लेते हैं शौकत अली की, तब थोड़ा सा आसानी रहेगी। देखिए, दो भाई थे, एक मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों भाई भाई थे। इन्होंने ही, अगर मुख्य मुख्य पॉइंट की बात करें तो ये क्या थे कि आईसीएस अधिकारी थे, यानी सिविल सेवा में थे 17 वर्षों तक। यानी शौकत अली की बात हो रही ना, तो शौकत अली 17 वर्षों तक सिविल सेवा में रहे थे। और इसके बाद जब ख्वासा कहाँ पलटा, जब खिलाफत आंदोलन चालू करना पड़ा, तो इन दोनों भाइयों ने मिल करके, अली बंधुओं ने मिलकर के, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली मोहम्मद अली दोनों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। खिलाफत आंदोलन में ये दोनों साथ थे। फिर गांधी जी भी यहाँ साथ थे, गांधी जी ने यहाँ साथ दिया। तो ध्यान दो, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों दोनों साथ साथ चालू किए गए थे। गांधी जी साथ दे, तो ये गांधी जी का साथ दिए, गांधी जी के साथ में थे, गांधी जी का साथ दिया। और 21 से, समझना, 21 से 23 के बीच में इनको गिरफ्तार करके कारावास में भी रखा गया था, ठीक है। लेकिन हुआ ये था कि मुसलमान भाई नेता है, तो वो अपने मुसलमानों की हित की भाई सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। जैसे अम्बेडकर साहब अपने दलित हित की बात कर रहे थे, दलित हित, जो अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की बात कर रहे थे, वैसे ये भी लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अपनी हित की बात करेंगे। तो वही था कि डर था कि कहीं आजाद देश हो जाएगा तो जिनके हाथ में सत्ता है, मान लो किसी वर्ग के, तो वो अपना ही सत्ता बना लेगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि हमको भी हिस्सेदारी मिल जाए। तो पृथक निर्वाचक मंडल, अंग्रेजों ने तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत लाया था, लेकिन वो सही भी था, क्योंकि सबको अधिकार, भाई सबको अधिकार मिल जाए, इसमें किसको दिक्कत है। सारे लोगों को प्रतिनिधित्व हो जाए, जब किसी निर्णय में सारे लोग शामिल होंगे, प्रशासन में सारे लोग शामिल होंगे, तो सभी लोगों के हित की बात होगी, गलत निर्णय नहीं आएगा, किसी पक्ष के विरोध में नहीं आए। आज भी तो वही गलती हो रही है कि कोई चीज, अगर कोई निर्णय गलत चला जाता है, जब जब क्या कहते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग शामिल होते हैं। तो अंग्रेजों ने तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत आया था, लेकिन मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल 1909 के अधिनियम के तहत आया था। अब ये आया, शुरू में इसका विरोध हुआ, लेकिन 1916 के तहत जब सूरत अधिवेशन हुआ तो इसको मान लिया कांग्रेस ने मान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको स्वीकार कर लिया। इससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल मिल गया। लेकिन फिर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, ये कांग्रेस के समर्थन से ही आई थी, कांग्रेस ने भी इसको समर्थन दिया था और इसको मान लिया। नेहरू रिपोर्ट में आया था कि हम पृथक निर्वाचक मंडल नहीं मानेंगे। अब यही, अगर सही से कोई देखेगा तो जानेगा, अगर इतिहास पढ़ेगा तो यही समझेगा, और यही बात सही है कि जो भारत से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश आज बना है, और जो ये विरोध हुआ, जो भारत से अलग हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मुस्लिम, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी और इसने कहा था कि पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर साहब भी पृथक निर्वाचक मंडल मतलब की चाहते थे, क्योंकि सबको तो तुमने मान लिया था ना। जब बात आई थी दलितों को देने की, उनको देने की, तो तभी तुमने विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने 1919 के अधिनियम के तहत सभी तक विस्तार कर दिया था, क्योंकि बौद्ध, जैन, सिख, मराठी, सब तो सभी को मिलना चाहिए। तो ये चीज थी, तो इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध कर दिया। अब क्या हुआ, ये जान गए कि ये कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के हितों का विरोधी है, तो ये दोनों भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, ये कांग्रेस के और गांधी जी के विरोधी हो गए। अब इनका प्रसार जिन्ना की तरफ हो जाएगा, और जिन्ना भी उसी वजह से अलग हो गए थे। जिन्ना खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के साथ जोड़ रहे हैं, इस वजह से। तो अगर देखा जाए तो इस आंदोलन की अगर बात करें तो पहला हुआ मौलाना मोहम्मद अली का जो योगदान रहा वो खिलाफत आंदोलन में रहा। खिलाफत आंदोलन क्या था कि 19 को जब 14 से 18 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें शामिल था कौन, तुर्की शामिल था, और ये ब्रिटेन के विरोध में था, और ये युद्ध हार गए। तो अंग्रेजों ने 14 में जब भारत का सहयोग लेने के लिए, यहाँ के मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए, ताकि सेना में भर्ती हो जाओ, हमारा साथ दो, तो कहा, मुसलमानों से वादा किया कि हम तुर्की के खलीफा के अधिकारों को बरकरार रखेंगे, इसके साथ सम्मान से पेश आएंगे, कोई भी अपमान नहीं करेंगे। तो साथ दे दिया, लेकिन वही हुआ उल्टा। जब जीत गए अंग्रेज तो उनका तुर्की का पूरा साम्राज्य को विघटन कर दिया, उसको बांट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन हुआ था, और खिलाफत आंदोलन को शुरू किसने किया था, इन्हों दोनों भाइयों ने, और कई लोग मिलकर शामिल थे, लेकिन यही दो महीने थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ये सिविल सेवा में थे, उसे छोड़ करके यहाँ आ गए थे। फिर उसके बाद वही हुआ, गांधी जी से मुंह भंग हो गए, फिर इन्होंने लीग की तरफ हो गए, जिन्ना की तरफ हो गए, और ये सांप्रदायिक बन गए, और
कि इनकी मृत्यु दिल्ली में ही हुई थी, करोल बाग में, दिल्ली में। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। अब हम उत्तर को देखते हैं कि उत्तर में क्या दिया हुआ है। मौलाना शौकत अली का जन्म 1873 में रामपुर उत्तर प्रदेश में, यानी सब उत्तर प्रदेश के, एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी और खिलाफत आंदोलन के नेता थे। मौलाना मोहम्मद अली के साथ खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर, यानी ये दोनों भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये ब्रिटिश भारत में 17 वर्षों तक बताए जैसे अवध और आगरा के संयुक्त प्रांतों के सिविल सेवा में कार्यरत थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। शौकत अली ने अपने भाई मोहम्मद अली को उर्दू साप्ताहिक पत्र, यानी साप्ताहिक पत्र हमदर्द और अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कॉमरेड प्रकाशित करने में मदद की। यानी दोनों मिल करके इन्हीं की सहायता, शौकत अली की सहायता से मोहम्मद अली ने ही 2 पत्र प्रकाशित किए थे, जो साप्ताहिक पत्र थे। उर्दू में एक आता था हमदर्द, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और इंग्लिश में जो आया था उसका नाम था कॉमरेड। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 21 से 23 के बीच में ये कारावास में रहे। यानी अभी ये समर्थन दे रहे हैं क्योंकि गांधी जी भी समर्थन कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन। फिर अपने भाई के साथ शौकत अली का कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व से मोह भंग हो गया था। क्यों भंग हो गया था? वही नेहरू रिपोर्ट की वजह से, जिसमें पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया गया था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। उन्होंने लंदन में हुए पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्हें 1936 में मौलाना शौकत अली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अब ये देखो लीग की तरफ चले गए। जिन्ना और जिन्ना के करीबी राजनीतिक सहयोगी और प्रचारक बन गए। 34 से 38 तक सेंट्रल असेंबली के सदस्य के रूप में काम किया और 38 में दिल्ली के करोल बाग में इनकी मृत्यु हो गई शौकत अली की। और इनको मीना बाजार के पास, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास जो मीना बाजार है, वहीं के पास इनको दफना दिया गया। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर।